हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। Digimentor Education is India's best platform to prepare for GATE, NTA, UGC, NET and PGT Computer Science। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.digimentor.com पर विजिट करें। तो देखो यहाँ पर ना यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पर्सन एंड द नेम ऑफ दिस पर्सन इज हेनरी फोर्ड। तो एक कोटेशन है हेनरी फोर्ड का, राइट। सो एक कोटेशन है हेनरी फोर्ड का विच इज़ नथिंग इज़ पर्टिकुलरली हार्ड इफ़ यू डिवाइड इनटू स्मॉल जॉब्स। तो जनरली क्या होता है कि आपकी लाइफ में वेन एवर यू फील लाइक समथिंग इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, मे बी योर एग्जामिनेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, है ना, तो उसको स्मॉल जॉब्स में ब्रेक डाउन करो। देखो दो चीज़ें हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं यहाँ पर हु फील डीमोटिवेटेड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम बिकॉज आप लोग एक बहुत बड़ी पिक्चर को देख रहे हैं। लेट मी गिव अ सिंपल एग्जाम्पल। देखो दो लोग हैं लाइक जस्ट लाइक मी, राइट। सो आई एम अ फैट गाय एज ऑफ नाउ। तो मैं इफ़ आई वांट टू लूज़ वेट तो मेरे पास दो गोल हो सकते हैं, राइट। एक गोल दैट आई वांट टू मेक अ 6 पैक एब्स, तो मैं जिम जाऊंगा ये ड्रीम सोचकर कि मुझे 6 पैक एब्स को बनाना है, करेक्ट। और दूसरा गोल मेरा ये हो सकता है कि भाई मुझे सिर्फ एक ही टारगेट को फोकस करना है कि मुझे हर दिन जिम जाना है। आई डो नॉट वांट टू मिस द जिम एट ऑल। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बेसिकली क्या करते हैं कि व्हेन यू लुक एट द कंप्लीट पिक्चर, अगर जैसे यूजीसी नेट के अंदर यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 23 सब्जेक्ट्स, गेट के अंदर यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 12 सब्जेक्ट्स, बट व्हेन यू लुक एट ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स यू फील लाइक इतने सारे सब्जेक्ट है कैसे होंगे, एंड यू फील लॉट ऑफ बर्डन बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील होता है। सो द प्रॉब्लम इज़ यू आर लुकिंग एट अ कंप्लीट पिक्चर। जैसे अगर मेरे जैसा कोई पर्सन है, इफ़ आई से दैट आई वांट टू मेक अ 6 पैक एब्स, सो यू कैन से सर इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। मुझे लगेगा कि बहुत बड़ा डिफिकल्ट है एंड द चांसेस ऑफ मी स्टेपिंग आउट ऑफ द टारगेट इज़ मच हायर एज़ कम्पेयर टू कंप्लीटिंग द टारगेट। तो जो मेरा चांसेस है सक्सेसफुल होने का वो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगा बिकॉज आई एम लुकिंग एट अ पिक्चर। मुझे ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है, somebody has put a mountain on me and I cannot compete with this mountain. This is the problem. So what is the easiest solution? Easiest solution ये है कि आप बड़ी प्रॉब्लम को मत देखो, do not look at the bigger problem, but look at the smaller problem. स्मॉलर प्रॉब्लम का मतलब है डू नॉट मेक ह्यूज गोल्स। सबसे बड़ी लोग अपनी लाइफ में सबसे बड़ा एक टारगेट बनाते हैं, जो दोज पीपल हु मेक ह्यूज टारगेट्स, so the chances of successing in that target is very slim, it is very low. So what you can generally do is you can break your targets in 3 terms. One, you can make a long term target. Second, you can make medium term target, and third, you can make like short term targets like this. आप ऐसे short term targets बना सकते हैं and achieving these short term targets is very easy. जैसे अगर आप कभी उठते हैं मॉर्निंग में एंड यू से कि मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है दैट आई वेकअप ऑन टाइम, दूसरा आई स्टडी फॉर 3 hours इन अ डे, तीसरा आई एन्जॉय माई लाइफ, दैट्स इट। सो डू नॉट मेक ह्यूज टारगेट्स। अगर आपको एग्जामिनेशन में लेट सपोज इट इज़ गोइंग टू टेक यू 6 months टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, राइट। सो इफ यू आर गोइंग टू लुक एट द कंप्लीट पिक्चर कि 6 months करना है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। बट इफ यू लुक एट द स्मॉलर पिक्चर क्या है, द ओनली टारगेट दैट यू हैव कि हमें 3 to 6 hours इन अ डे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, या फिर मुझे 40 मिनट्स के सेशंस लेने हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी बेटर बिकॉज आप उस टारगेट को अचीव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगी। यू विल फाइंड द स्मॉलर टारगेट्स आर मच ईजियर टू अचीव एज कम्पेयर टू अ लार्जर टारगेट। सो नेवर लुक एट द लार्जर टारगेट, ऑलवेज लुक एट द स्मॉलर टारगेट. So this is the meaning of this picture and this is the meaning of this quotation. In this quotation Henry Ford said, nothing is particularly hard if you divide into small jobs. अगर आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है वो बहुत हार्ड नहीं है, अगर उसको आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, छोटे छोटे जॉब्स में अगर उसको डिवाइड करेंगे देन इट विल बिकम मच ईजियर फॉर एवरी वन टू फॉलो इट. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन फॉलो. अब यहाँ पर जो पिक्चर है दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हेनरी फोर्ड. So Henry Ford revolutionized the entire motor industry. तो अगर इफ़ यू रिमेंबर तो हेनरी फोर्ड जो है ही born in the 1963. तो 1863 not 1963. तो हेनरी फोर्ड जो है ही born in the 1863
एंड ही डाइड इन द 1947, जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय पर 1945-47 हेनरी फोर्ड की डेथ उस समय पर हुई थी. एंड ही वॉज पर्टिकुलरली वेरी ब्रिलियंट. तो काफ़ी स्टोरीज हैं इनके बारे में, इफ़ आई रिमेंबर इट्स. बट वन मोर थिंग, ही वॉज अ कैपिटलिस्ट बट ही हेटेड कैपिटलिज्म. तो हेनरी फोर्ड का एम ये था कि ही डजंट लाइक बहुत ज़्यादा रिच लोग हों, बट इट शुड बी डिवाइडेड, ऐसा कुछ चीज़ें थी. सो यू कैन रीड द बायोग्राफी ऑफ हेनरी फोर्ड वेन एवर यू गेट टाइम. ठीक है. सो अब होता क्या था कि एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, आई हैव अ कार. ठीक है. तो आई हैव अ कार हियर. ठीक है. तो पहले क्या होता था कि व्हेन दे यूज्ड टू मेक कार्स, तो बहुत सारे लोग मिलकर एक ही कार पे काम करते थे. लाइक यू कैन सी हियर, दिस इज अ वन पर्सन, दिस इज अनदर पर्सन, दिस इज अनदर पर्सन, दीज पीपल आर वेटिंग कि वो लोग कब काम करेंगे, कब फिनिश करेंगे, एंड सो ऑन. सो बेसिकली मोस्ट ऑफ दीज पीपल दे यूज्ड टू वर्क ऑन वन सिंगल कार. तो इससे क्या होता था कि इससे ऐसा होता था कि हमारे पास जो कार है, कार की प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होती थी एज वेल एज प्रोडक्शन टाइम इंक्रीज होता था. सो लेट अस सपोज कि एक कार को बनाने के लिए इट टेक्स 3 days टू कंप्लीट वन कार. ठीक है. इट टेक्स 3 days टू कंप्लीट वन कार फॉर एन एंटायर टीम. सो द प्रॉब्लम इज, अगर उनको 1000 कार्स बनानी है, राइट, so if you divide 1000 by 3 days, then you can divide कि हमारे पास 365 days होते हैं एक साल के अंदर. if you take 3 days to build one car, you will find out there are hardly like 120 cars or 121 cars that you can build in a year. तो basically होता यह था कि अर्लियर जो 1970s से पहले जब कार्स इन्वेंट हुई थी, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी जो टीम है, दे यूज्ड टू वर्क ऑन वन कार, उस कार को डिलीवर करते थे. आफ्टर दे हैव डिलीवर्ड दैट कार, देन ओनली दे कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन अनदर कार. सो इससे 2 बड़े इश्यूज़ थे. पहला, यू नीड अ हाईली स्किल्ड लेबर जो कि वहाँ पर उन कार्स पे काम करेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम दे हैव टू वर्क ऑन डिफरेंट थिंग्स. सभी को इंटरचेंजेबली उन सबको काफ़ी चीज़ों पे काम करना पड़ता था पैरेलली. सो ऑब्वियसली यू नीड अ हाईली स्किल्ड लेबर. आपकी जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड होनी चाहिए. एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज़ द डिलीवरी टाइम ऑफ द कार ऑल्सो इंक्रीज्ड. करेक्ट. इस वजह से द कॉस्ट ऑफ द कार वॉज वेरी हाई. तो जो कार है, इवन द मिडिल क्लास मैन, दे कुड नॉट अफोर्ड द कार. ओनली सम एलीट पीपल, दोज हु आर वेरी रिच, दे कैन ओनली अफोर्ड द कार. सो हेनरी फोर्ड ने क्या किया, ही ड्रीम्ड अबाउट समथिंग. ही सेड, I want to make every middle class man to have a car. तो उसने इस ड्रीम को फॉलो किया एंड he said कि I want to minimize the production cost of a car and at the same time, मुझे सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट को ही मिनिमाइज नहीं करना है, at the same time I also want to make these cars at a very high pace so that I can fulfill the demand of every individual. This was the vision of Henry Ford. सो हेनरी फोर्ड ने क्या किया, ही डिज़ाइंड समथिंग कॉल्ड एज अ असेंबली लाइन. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ एन असेंबली लाइन. ये सभी असेंबली लाइन है, इफ़ इट इज़ विजिबल एज यू कैन सी. तो ही डिज़ाइंड समथिंग कॉल्ड एज एन असेंबली लाइन. तो असेंबली लाइन में देयर इज अ पीपल हु आर स्टैंडिंग हियर. कुछ लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हो सकते हैं. सो व्हाट दे डू इज़, एवरी पर्सन इज़ हैविंग अ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्सन माइट बी टू पुट ऑन द टायर्स. The responsibility of this person might be put on the engine. The responsibility of this person might be put on the steering. The responsibility of this person might be put on the roof, right? So every person here, they are having some responsibility. So what happened is, इससे क्या हुआ कि हमारे पास parallelism आया and we do not need very very highly skilled labor, because highly skilled labor का मतलब क्या था कि सभी काम आने चाहिए, then only they can work on a car. But if you put people like this, now they have only one responsibility. Every person is having only one responsibility. तो उसको सिर्फ वही काम सीखने की ज़रूरत है. The person do not have to learn everything about the car. A person who is assembling a steering wheel, he only have to learn how to assemble a steering wheel. A person who is assembling a wheel, he only have to learn how to assemble a wheel. He does not have to learn the entire functioning of the car or entire working of the engine. ठीक है. तो this was something that was a vision of Henry Ford. ठीक है. So what happened nowadays we are using robots, right? तो now people are replaced by robots. Earlier क्या होता था कि यहाँ पर इन सभी कार पे जो है वो लोग काम करते थे. People used to work on these cars. Now everyone is now replaced by a robot. ठीक है.
तो यहाँ पर सभी रोबोट को रिप्लेस कर दिया. नाउ यू कैन सी कि जो हमारी कंपनीज है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ सी मारुति कंपनी इन गुड़गांव, सो मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द थिंग दैट आर वर्किंग ऑन द कार, दे आर जस्ट द रोबोट्स. और ये जो सभी रोबोट्स हैं, इन सभी रोबोट्स मिलके एक कार को डेवलप करते हैं. फ्रॉम एवरीथिंग, असेंबलिंग एन इंजन, असेंबलिंग द चेसी, असेंबलिंग द व्हील ऑफ द कार, एवरीथिंग इज डन बाय द रोबोट एंड द ह्यूमन बींग्स आर वेरी लेस वाइल बिल्डिंग द कार. ठीक है, तो बेसिकली यू कैन सी द कोटेशन, इन फ्यूचर रोबोट्स विल स्टील योर जॉब्स, लेट्स बिल्ड देम एंड लेट्स बी देयर गॉड. ठीक है, सो दिस इज सेड बाय मी एज आई एम योर सुपरस्टार. ठीक है, तो दिस इज समथिंग हैपन, राइट? So we can replace the robots, we can be a goat to the robots and so on. Fine, so that was a very poor joke, I know. So I should learn how to make good jokes, how to crack good jokes. Anyways, so basically that's me. Okay, so that's me. As you can say, I'm sitting in this car and this is a vintage car, very old car. तो अगर कल को मुझे ड्राइव पर जाना है, I can take all of you into drive. So obviously not the guys, so be side. So all the beautiful girls who are here, or ladies, if you want to go for a drive, I'm always available for the drive. ठीक है, so here you can see ये जो पूरा हमारा जो पूरा एक सिनेरियो था. So in this scenario we have used something called as parallelism. ठीक है, parallelism, and you can say there's some concept that is called as pipelining. तो basically हम pipelining से parallelism अचीव करने की कोशिश करते हैं. सो इफ़ यू लुक एट इट हियर, तो अगर आप इस पिक्चर पे वापस जाएंगे, इफ़ यू गो बैक हियर, सो यू कैन सी ये पूरा जो है असेंबली लाइन है. ठीक है, तो ये जो पूरा है यहाँ पर, दिस एंटायर इज़ एन असेंबली लाइन एंड यू नो व्हेन one portion of the car is built, then you move the car to the next portion, another portion of the car is built, you move the car to the next portion and so on. This is how this everything is going to work. ठीक है, तो यू नो दिस इज़ हाउ एवरीथिंग वर्क्स. तो यहाँ पर जो हमारे पास पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, दिस पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कार. तो ज़्यादातर जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं आजकल, एवरीवेयर दे यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग. इवन इफ़ यू कैन सी फ्रॉम अ बिस्किट टू अ बॉटल ऑफ शैम्पेन टू अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल टू अ कार, every single thing they are building in a pipelined manner, because with the help of pipelining you can increase the efficiency as well as you can also increase the production time. You can also decrease the production time and you can increase the efficiency of the entire system. Okay, so here you can see pipelining is widely used in modern processors. The pipelining improves the system performance in terms of throughput. तो throughput का मतलब क्या होता है? Number of jobs completed per unit time. And this pipelined organization requires sophisticated compilation टेक्निक्स. ठीक है, तो कैसे टेक्निक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट कि उस टेक्निक का मतलब क्या है. फाइन, सो लेट मी गिव यू एग्जांपल बिफोर आई रीड ऑल ऑफ दिस थ्योरी. ऑब्वियसली सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं. तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक बॉयज़ हॉस्टल है, राइट? दिस इज़ बॉयज़ हॉस्टल. अभी आपने सुना होगा कि रिसेंटली देयर इज़ अ इशू ऑफ बॉयज़ लॉकर रूम, है ना? तो देयर इज़ अ ह्यूज ट्विस्ट इन दैट इशू ऑल्सो. एक बहुत बड़ा इशू हुआ है, मतलब उसके अंदर एक ट्विस्ट भी हुआ है. सम ऑफ यू माइट हैव हर्ड इट. तो लेट अस अज्यूम कि वी हैव अ बॉयज़ हॉस्टल. ठीक है, तो बॉयज़ हॉस्टल में लोगों को अपने कपड़े धोने, राइट? दिस इज़ माई डियर फ्रेंड आदित्य. ये मेरा बहुत प्यारा मित्र है आदित्य, राइट? And this is my best friend Shubham, and this is my best friend Sarvagya, right? And this is one of my best friend, please tell me the name. This is Pradyuman, right? This is Pradyuman, right? तो ये प्रद्युमन है. तब होता क्या है कि every weekend they want to wash the clothes. ठीक है, तो सभी को हर एक वीकेंड के अंदर अपने जो क्लोथ्स हैं वो वॉश करने हैं. तो जब भी आप जो क्लोथ्स को वॉश करते हैं, देन देयर आर 3 थिंग्स दैट यू हैव टू डू. द फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू वॉश, सेकंड यू हैव टू पुट द क्लोथ्स ऑन ड्रायर, एंड थर्ड यू हैव टू फोल्ड द क्लोथ्स. सो 3 स्टेप्स यू हैव टू टेक: वॉश, ड्राइड एंड फोल्डेड. ठीक है, दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू टेक. नाउ लेट अस अज्यूम कि सबसे पहले आदित्य जो है, आदित्य गोज़ टू वॉश द क्लोथ. तो वॉशिंग के लिए इट इज़ गोइंग टू टेक 30 मिनट्स, इट इज़ गोइंग टू टेक 40 मिनट्स टू ड्राई, एंड इट इज़ गोइंग टू टेक 20 मिनट्स टू फोल्ड ऑल ऑफ दीज क्लोथ्स.
ठीक है। तो क्या 30 मिनट्स लगेंगे वॉश करने के लिए, 40 मिनट्स लगेंगे ड्राई करने के लिए और 20 मिनट्स लगेंगे फोल्ड करने के लिए। तो यानी कि अगर आदित्य को अपने क्लोथ्स वॉश करने हैं, तो अगर आदित्य को अपने क्लोथ्स वॉश करने हैं, सो इट इज़ गोइंग टू टेक हिम 30 + 40 + 20 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स टू फिनिश द एंटायर टास्क. Only after these 90 minutes, these things can be given to Shubham, right? So Shubham is also going to take 90 minutes. Sarvagya is also going to take 90 minutes. Pradyuman is also going to take 90 minutes. So you can roughly say that they can finish these tasks into 90 into 4, which is approximately 360 minutes. I'm so sorry. Yeah, so 360 minutes, which is roughly 6 hours. तो 4 लोगों को अपने जो कपड़े हैं उनको धोने के लिए 6 hours यहाँ पर लगेंगे, right? So ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो व्यू इट हियर, आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं. सो दिस इज़ अ फर्स्ट पर्सन. सो आदित्य इज़ गोइंग टू टेक 90 मिनट्स टू फिनिश दिस टास्क, एंड देन शुभम इज़ ऑल्सो गोइंग टू टेक 90 मिनट्स टू फिनिश दिस टास्क, एंड देन सर्वज्ञ इज़ ऑल्सो गोइंग टू टेक 90 मिनट्स टू फिनिश दिस टास्क, एंड देन वी हैव वन मोर पर्सन, व्हाट इज़ द नेम, प्रद्युमन. सो ऑब्वियसली प्रद्युमन इज़ ऑल्सो गोइंग टू टेक 90 मिनट्स टू फिनिश दिस टास्क, राइट. तो यानी कि अगर वो अपने कपड़े धोना शाम को 6 बजे स्टार्ट करेंगे, इफ़ दे विल स्टार्ट एट 6 PM वॉशिंग देयर क्लोथ्स, दैट मीन्स दे विल फिनिश एट मिडनाइट अप्रॉक्सीमेटली 12 AM. तो 12 AM पर अपने जो कपड़े हैं उनको मतलब फिनिश करना, दे विल फिनिश एट 12 AM. सो ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम. सो दिस इज़ वट हैपन्स व्हेन यू हैव अ नॉन पाइपलाइन लॉन्ड्री और आपको नहीं पता कि हमें पाइपलाइन को कैसे परफॉर्म करना है. दिस इज़ वट हैपन्स इन दैट. नाउ व्हाट इफ़ वी यूज़ पाइपलाइनिंग. अगर हम यहाँ पर पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द पर्सन आदित्य. सो आदित्य वॉशेज द क्लोथ. एज सुन एज आदित्य शिफ्ट्स द क्लोथ थ्रू द ड्रायर, तो उस समय पर अनदर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल शुभम, कैन स्टार्ट वॉशिंग द क्लोथ्स. एंड वेन at this next time when Aditya folds the cloth and Shubham is putting the clothes on the dryer, at the same time Sarvagya can also start and washing the clothes, right? So in this manner, if we can overlap their operations, अगर यहाँ पर इनके operations को overlap किया जाएगा, then they will be able to finish this task very early. If they start at 6 PM, they will be able to finish the task at 9:30 PM. तो वो सेम टास्क को 9:30 PM पर फिनिश कर पाएंगे. सो ऑब्वियसली यू कैन सी द डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस, कि पहले जो है दे स्टार्टेड एट 6 PM एंड दे फिनिश्ड एट 12 AM, एंड नाउ दे आर स्टार्टिंग एट 6 PM विथ पाइपलाइनिंग एंड दे आर फिनिशिंग एट 9:30 AM. करेक्ट. कैसे कर सकते हैं कि जैसे जब आदित्य ने वॉशिंग मशीन को यूज़ कर लिया, नाउ आदित्य इज यूजिंग द ड्रायर, देन शुभम कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द वॉशिंग मशीन. At the next time when Aditya is using this folding machine, then Shubham can start using the dryer, and then Sarvagya can start using the washing machine. So when Aditya finished its task, then Shubham can start using the folding machine, Sarvagya can start using the dryer, and now your Pradyuman can start using this washing machine, and so on. So in this manner they will be able to finish this task at a very very early method, in a very early way. So this is how you can see कि पाइपलाइनिंग को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. So basically in this manner what is the kind of speed up you can achieve. अगर हमारे पास 3 की जगह पर 4 लोग होते हैं, I mean if you have 3 people here, let us assume this is other concept, तो यहाँ पर they have to do 4 things. यहाँ पर 4 चीज़ें उनको करनी है. That means they have to wash the clothes, they have to dry the clothes, they have to fold the clothes, and then they have to put the clothes in the your क्या कहते हैं इसे, cupboard or something. So if they have to do this task, so earlier they will finish at 2 AM if they have to do the 4 tasks, and now if they start at 6 PM they will be able to finish the work at approximately 9:30. So obviously in this case speed up, so कितनी जल्दी वो काम को finish कर सकते हैं. So earlier it took them 8 hours and now it is taking them only 3.5 hours to finish. So roughly you can see there is a speed of 2.3%, यानी कि जो आपका काम है वो 2.3 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से हो रहा है. ठीक है. एंड इफ़ दे आर डूइंग नॉन स्टॉप, तो उस केस में स्पीड अप जो है वो ज़्यादा हो जाएगा. दैट आई विल डिस्कस कि नॉन स्टॉप का मतलब क्या है. दिस इज़ हाउ पाइपलाइनिंग वर्क्स. इस तरीके से जो पाइपलाइनिंग है वो काम करती है.
ठीक है, अंडरस्टूड? इतना क्लियर है सभी के साथ मेरे प्यारे मित्रों? सो नाउ लेट अस कंटिन्यू हियर। तो अब देखो जनरली क्या होता है, वेन एवर यू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट, तो हमने जो हमारा प्रीवियस चैप्टर जो भी हमारा फिनिश हुआ है, सो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में क्या होता है, सो वेन एवर यू डू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, so in your instruction execution generally there are 4 things that are involved. The first thing is you want to fetch the instruction. The second thing is you want to decode the instruction. Third is you want to find out the effective address, आपको effective address find out करना है, right? And the fourth one is that you want to execute the instruction. आप यहाँ पर instructions को execute करेंगे. Sometimes after execution you are also going to perform something called as write back, यानी कि execution के बाद जो आपका result आया है उस result को भी आप write back कर सकते हैं. And each of these phases took different clock cycles to execute. अगर आपको याद हो, so if you remember it, तो जो आपका fetching phase है, fetching phase took 2 clock cycles, that is T1 and T2. Decoding phase took 1 clock cycle. Calculating the effective address took 2 clock cycles. Executing the instruction took only 1 clock cycles. And sometimes according to the type of instruction it might take 2 clock cycles, sometimes it might take 1 clock cycle. And let us assume write back will also take 1 clock cycle to execute. तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि fetching को कितना टाइम लगा, 1 clock cycle, right? Decoding को 2 clock cycle. Effective address calculation को again, I'm so sorry, I think I've done a mistake, so let me write it again. So यहाँ पर क्या था कि आपके पास जो fetching थी, अगर आप इंस्ट्रक्शन को fetch करते हैं, it is going to take 2 clock cycle to fetch, it is going to take 1 clock cycle to decode, it is going to take roughly 2 clock cycle to perform it, to find out an effective address, it is going to take approximately 1 or 2 clock cycle to execute the instruction, and let us assume it is going to take 1 clock cycle to write the result back. तो रिजल्ट को राइट बैक करने के लिए आपको यहाँ पर 1 क्लॉक साइकिल यहाँ पर लगेगा. अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये आपका जो पूरा प्रोसेस था, दिस वाज योर एंटायर प्रोसेस हियर. अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर, इन दिस एंटायर प्रोसेस, सो जनरली ऑल ऑफ दीज थिंग्स are done based on the clock cycles, and you have designed your hardware in such a way that you can perform these instructions one after the other. तो आपके पास एक कुछ था which is your hard wired control unit in your simple computer. हमने अभी recently हमने एक simple computer अपना build किया है. Obviously we can start our own company now. तो हम लोग एक manufacturer बन सकते हैं. We can start becoming Asus. We can compete with Microsoft and so on. But anyways, let's leave that. तो right now we just built a hardwired control unit, right? तो जो आपका hardwired control unit था, in that entire जो हमने simple अपना computer system build किया था, in that system what can happen is we take one instruction, we execute this complete instruction, then when this instruction is finished, then only we can start with the next clock cycle. We take another instruction and then we execute this complete instruction, then only we can start with another instruction. We execute this complete instruction, then only we can start with another instruction. We execute this instruction and so on. In this manner we worked. ठीक है, अब अगर मैं ऐसा assume करूँ for simplicity purpose, मैं यहाँ पर बहुत simplicity purpose के लिए बोल रहा हूँ, right? So obviously we are going to look at these examples later on also, but for simplicity purpose let us assume that your fetching an instruction will take 1 clock cycle, decoding an instruction will take 1 clock cycle, calculating the effective address will take 1 clock cycle, execution of the instruction will take 1 clock cycle, and this write back will also take 1 clock cycle. Let us assume कि हमारे पास write back है ही नहीं, we do not even have write back. अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, then if this is the scenario, तो हमें एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, एंड इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट 5 इंस्ट्रक्शन देन हाउ मच टाइम विल इट टेक. तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो वी कैन रिप्रेजेंट इन दिस मैनर. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन नोट इट इन योर नोटबुक. बाय द वे पीपीटी के अंदर रिप्रेजेंट है, यू डू नॉट रियली हैव टू नोट इट. ठीक है, सो हियर यू कैन सी कि मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ यहाँ पर. So let us assume I just want to execute 3 instructions. मुझे सिर्फ 3 instructions को ही execute करना है.
राइट. सो दिस इज रिप्रेजेंट ये क्लॉक साइकिल्स. तो आपकी क्लॉक साइकिल नंबर T0, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3. एंड एवरी इंस्ट्रक्शन, अगर आपके पास कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है एंड एवरी इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स 4 क्लॉक साइकिल टू एग्जीक्यूट, तो क्या होगा कि सबसे पहले जो आपकी इंस्ट्रक्शन I1 है, दिस इंस्ट्रक्शन I1 विल फेच हियर. तो यहाँ पर ये फेच ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा. देन एट द टाइम क्लॉक T1, इंस्ट्रक्शन I1 कैन परफॉर्म अ डिकोड ऑपरेशन. देन एट द टाइम क्लॉक T2, राइट, इसको मैं I1 को कुछ यहाँ पर लिख लेता हूँ. सो लेट मी राइट I1 हियर, करेक्ट. Then this T2 will again perform your effective address calculation, and this T3 will perform the execution operation, right? So again this after this, when this is executed, again we will start the time from time clock T0. ठीक है. Now this instruction I2 can start fetching the instruction. Then this instruction I2 can start decoding the instruction. This instruction I2 can start calculating the effective address. This instruction I2 can start executing the instruction. Okay. After this, at again time clock T0 will start, and this is the instruction I3. तो जो instruction I3 है, that will start fetching the instruction. Then it will do decode. Then it will do if calculation effective address. Then it will do execution of the instruction. So this is T0, T1, T2 and T3. सो इफ़ यू चेकआउट कि इन सभी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए टोटल कितना टाइम लगा. सो दे स्टार्टेड फ्रॉम दिस क्लॉक साइकिल एंड दे फिनिश्ड एट दिस क्लॉक साइकिल. सो हाउ मेनी क्लॉक साइकिल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So they took approximately 12 clock cycles. They took approximately 12 clock cycles to finish executing these 3 instructions. 3 instructions को execute करने के लिए इनको roughly 12 clock cycles का time यहाँ पर लगा. So what if we can do parallelism? Parallelism means, I mean pipelining means pipelining, or you can say, so with the help of pipelining we try to achieve parallelism here. So what if we can do something like this, कि जब instruction I1 जो है, when the instruction I1 is decoding, in that time instruction I2 can start fetching. अगर ऐसा कुछ हो जाए, then what will happen? So I'll continue with this same here. मैं same यहाँ पर continue करूँगा here. ठीक है. The first was without pipelining and now the second was with pipelining. So this is T0. तो सबसे पहले I1 जो है, I1 will start fetching. फिर टाइम क्लॉक T1 के अंदर when I1 will start decoding, in that case this instruction I2 will start fetching. Then at the time clock T2, when I1 will start execution, I mean calculating the effective address, this I2 can start decoding. At that time your instruction I3 can start fetching. Okay, so basically they are doing their works parallelly. At the time clock T3, I1 can start execution, I2 can start calculating the effective address, I3 can start decoding. At the time T4, your I1 is finished, ये finish हो चुकी है. I2 will perform an execution operation, I3 will perform calculating the effective address. At the time T5, this I2 instruction is finished, this I3 instruction is going to start its execution and then it is finished. So roughly अगर हम लोग यहाँ पर पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, then these instructions can be calculated just in 6 clock cycles. इनको हम सिर्फ 6 clock cycles के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं by achieving पाइपलाइनिंग. यानी कि जब एक फेज़ आपका फ्री है, then another phase can start executing, and this is how we can achieve pipelining in this case. ये क्लियर हुआ सभी के साथ? ठीक है. सो दिस इज़, यू कैन सी, जो आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में वी हैव 4 phases. द फर्स्ट फेज इज़ योर इंस्ट्रक्शन फेच, सेकेंड फेज इज़ योर इंस्ट्रक्शन डिकोड, थर्ड फेज इज़ एग्जीक्यूशन calculating the effective address, right? So here you can see this is third phase, here is execution of the instruction, right? And then we have some memory access and write back and so on. तो यहाँ पर कुछ डायग्राम में कुछ यहाँ पर दिखाया गया है, करेक्ट. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू चेंज आवर हार्डवेयर. देखो जो हमने अभी बेसिक कंप्यूटर हमने बनाया था, वो बेसिक कंप्यूटर में हमने पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, बिकॉज दैट वाज अ ईजीएस्ट कंप्यूटर, राइट. सो आज के जो, एज आई सेड कि आपके आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, दे आर वेरी सोफेस्टिकेटेड, सो दे अचीव पैरेललिज्म इन 2 ways. तो जस्ट नॉट जस्ट बाय पाइपलाइनिंग, एट द सेम टाइम वो अपने अंदर भी पैरेललिज्म को अचीव करते हैं.
इफ़ यू हर्ड ऑफ लाइक वी हैव प्रोसेसर्स राइट, तो हमारे पास i3 प्रोसेसर है, i5 प्रोसेसर है, i7 प्रोसेसर है, i9 प्रोसेसर है. नाउ डेज यू ऑल्सो हैव हेक्सा कोर प्रोसेसर्स. और अगर आपको याद हो तो आपके पास राइजन का थ्रेड रिपर भी आता है, आपके पास राइजन थ्रेड रिपर, right? So this Threadripper processor is having 28 cores and some of the Threadripper processors are even having 32 and 64 cores. तो इतने बड़े बड़े आजकल जो processors हैं वो अवेलेबल हैं. So basically these processors try to achieve parallelism, और parallelism के साथ साथ they also apply pipelining, but again that is more about how the entire process has evolved. तो वो सभी चीज़ें हैं, हम यहाँ पर भी चेक करेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. वी आर ऑल्सो ट्राई टू मॉडिफाई आवर बेसिक कंप्यूटर टू अचीव पाइपलाइनिंग इन आवर कंप्यूटर. तो अगर आपको याद हो तो i3 प्रोसेसर के अंदर वी हैव 2 कोर्स, i5 प्रोसेसर के अंदर वी हैव टोटल ऑफ 4 कोर्स, i7 प्रोसेसर के अंदर वी हैव टोटल ऑफ 6 कोर्स. ठीक है, एंड इन योर i9 प्रोसेसर यू हैव टोटल 8 कोर्स. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टोटल 8 कोर्स यहाँ पर है. इन हेक्सा कोर प्रोसेसर यू हैव 16 कोर्स. इन राइजन थ्रेडरिपर प्रोसेसर यू आर हैविंग 28 कोर्स. सो दिस थ्रेडरिपर प्रोसेसर ऑल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव. रफली जो आपका प्रोसेसर है दैट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ और समथिंग, राइट. देन यू कैन इवन फाइंड आउट प्रोसेसर्स विच आर 32 कोर्स एंड 64 कोर्स. अगेन एंड अगेन दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वेरी तो ये जो प्रोसेसर्स हैं दे आर यूज फॉर हाई एंड गेमिंग एज वेल एज फॉर वीडियो एडिटिंग, प्रोसेसिंग एंड सो ऑन. तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है इन सभी प्रोसेसर्स के अंदर, व्हेन आई से 2 कोर्स दैट मीन्स वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस पैरेलली ऑन 2 डिफरेंट लोकेशंस. और i5 के अंदर वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस पैरेलली ऑन 4 डिफरेंट लोकेशंस एंड सो ऑन. तो बेसिकली आप इसको कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 2 ALU एक साथ है, इसके अंदर आपके पास 4 ALU है, इसके अंदर यू हैव टोटल ऑफ 6 ALU एंड सो ऑन. दिस इज समथिंग दैट यू कैन से अबाउट दिस. ठीक है, तो वो सभी चीज़ें हैं, हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. देखो थ्रेड जो है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड के बारे में स्टडी करेंगे, एंड इवन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा एंड .NET हियर यू विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट थ्रेड. तो थ्रेड का भी मैं आइडिया नहीं दे रहा हूँ बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट हैविंग दैट टॉपिक. अदरवाइज लेटर ऑन आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट थ्रेड्स. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. तो बेसिकली हम लोग पाइपलाइनिंग को अचीव कैसे करते हैं. जो हमारा कंप्यूटर है, सो जैसे आपके पास जो आपके कंप्यूटर्स हैं, इन योर कंप्यूटर्स विद दीज पार्ट्स यू ऑल्सो ट्राई टू यूज़ सम बफर मेमोरी. तो ये जो है ये एक बफर मेमोरी है. हियर ऑल्सो दिस इज़ लाइक फॉर एग्जांपल दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट विच इज़ योर फेच. आफ्टर दिस फेच you add a buffer memory. Then this is your decode. After this decode you add a buffer memory. Then this is your execution phase. After this execution phase again you add a buffer memory. This is your memory, or you can say write back again you can add a buffer memory this. तो यहाँ पर बेसिकली हम हार्डवेयर के अंदर एक बफर मेमोरी को यूज़ करेंगे, और ये जो बफर मेमोरी का कॉन्सेप्ट है आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर मेमोरी अबाउट इट लेटर ऑन. तो जैसे हियर यू कैन सी, यहाँ पर भी आपके पास है, यू कैन सी कि फेच फेज के बाद वी यूज़ अ बफर मेमोरी. सो आफ्टर एवरी फेज वी यूज़ बफर मेमोरीज हियर. तो इन सभी बफर मेमोरीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं. तो जनरली जब भी आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, सो सिंपली हमने अब तक तो जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की है वी हैव यूज्ड 4 डिफरेंट फेजेस इन दैट. तो जब भी हमारे पास अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन यूज 6 फेजेस. वी हैव फेचिंग एन इंस्ट्रक्शन, वी हैव डिकोडिंग एन इंस्ट्रक्शन, वी हैव कैलकुलेटिंग द ऑपरेंड्स यानी कि कैलकुलेटिंग the effective address. Then we have fetching the operands, that means from those effective address find the operand, right? So if we have indirect instruction, अगर आपके पास indirect instruction है then you can perform calculation of effective address, and here you can fetch that operand, and then you can do execution of the instruction, and then you can do write back. तो जो भी आपका result आया है उसको write करना. So you can see आपके पास total 6 phases भी यहाँ पर हो सकते हैं. So if we have to execute roughly 9 instructions with these 6 phases, and if we can say every phase will take 1 clock cycle to execute, अगर हर एक फेज़ को रफली 1 क्लॉक साइकिल लगेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, then to execute 9 instructions you will be finishing them in 14 clock cycles. अगर मैं यहाँ पर नॉन पाइपलाइनिंग की बात करूँगा, if I say we have a non pipelined processor, और यू कैन सी इफ यू हैव नॉन पाइपलाइनिंग, तो हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इट इज़ गोइंग टू टेक 6 क्लॉक साइकिल्स, एंड इफ यू हैव टू एग्जीक्यूट 9 इंस्ट्रक्शंस दैट विल टेक रफली 54 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट. बट बिकॉज वी आर यूजिंग पाइपलाइनिंग, बिकॉज हम यहाँ पर
पाइपलाइनिंग यूज़ कर रहे हैं, तो विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग यू आर फिनिशिंग ऑल ऑफ दीज 9 इंस्ट्रक्शंस इन जस्ट 14 क्लॉक साइकिल्स। हम इन सभी को सिर्फ 14 क्लॉक साइकिल्स में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द स्पीड अप? तो स्पीड अप क्या होगा यहाँ पर? तो स्पीड अप इज़ 54 डिवाइड बाई 14 एंड रफली यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो ये आपका यहाँ पर स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। तो एनीवेज लेट अस टेक दिस एग्जांपल हियर। सो इन दिस एग्जांपल दिस इज़ अबाउट द सिंगल साइकिल एंड दिस इज़ अबाउट द पाइपलाइन। तो यहाँ पर दे हैव टोल्ड कि हर एक इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगेगा। तो दिस वन इंस्ट्रक्शन इज टेकिंग अप्रॉक्सीमेटली 800 क्लॉक साइकिल्स। Second instruction will also take 800 clock cycles. Third instruction will also take 800 clock cycles. अगर पाइपलाइनिंग है तो पाइपलाइनिंग के केस में यू कैन सी यू विल बी एबल टू फिनिश एवरी इंस्ट्रक्शन आफ्टर एवरी 200 क्लॉक साइकिल्स। तो आप एक नई इंस्ट्रक्शन को फिनिश कर पाएंगे 200 क्लॉक साइकिल के पास। उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट दिस स्पीड अप। स्पीड अप का मतलब क्या है हम इसको डिस्कस करेंगे, एज वेल एज विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द थ्रूपुट। तो थ्रूपुट के बारे में भी हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एनीवेज लेट अस कंटिन्यू। एक दो एग्जांपल्स देता हूँ, देन इट विल बी बेटर, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है। सो लेट अस अज्यूम कि आपके पास अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन है, एवरी इंस्ट्रक्शन टेक्स रफली 4 स्टेजेस टू कंप्लीट, ठीक है। सिंप्लिसिटी पर्पज़ के लिए हर एक इंस्ट्रक्शन को रफली 4 स्टेज लगती है कंप्लीट करने के लिए। सो दैट मीन्स दीज आर द 4 स्टेज। दिस इज़ द स्टेज S1, this is the stage S2, this is the stage S3 and this is the stage S4. And let us assume कि जो आपकी stage S1 है, this stage S1 is about fetch, instruction को fetch करना. Stage S2 is about decoding the instruction. Stage S3 is about calculating the effective address and stage S4 is about executing the instruction, ठीक है। And you have roughly make it let us suppose you have roughly 4 instructions. आपके पास यहाँ पर 4 instructions हैं जिनको आपको कैलकुलेट एग्जीक्यूट करना है, करेक्ट। अगर मैं पाइपलाइनिंग को यूज़ नहीं करूँगा, विदाउट पाइपलाइनिंग, अगर मैं यहाँ पर पाइपलाइनिंग को यूज़ नहीं करूँगा, इन दैट केस टू एग्जीक्यूट 4 instructions, हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा? So that will be 4 into 4 clock cycles which is equal to 16 clock cycles. Because एक instructions को 4 clock cycles लगेगी तो 4 instructions को भी again 4 into 4 that is going to be 16 clock cycles. But with pipelining, अगर हम pipelining को यूज़ करते हैं तो कैसे काम करेगा? So इसको थोड़ा सा elaborate करेंगे इस बार। We'll try to elaborate this one कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम लोग पाइपलाइनिंग को यूज़ करेंगे देन व्हाट विल हैपन इन दैट केस? दिस इज़ योर टाइम क्लॉक, दिस इज़ T0, दिस इज़ योर टाइम क्लॉक T1, दिस इज़ योर टाइम क्लॉक T2, दिस इज़ T3, दिस इज़ T4, दिस इज़ T5, T6, T7, T8 एंड दिस इज़ T9, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन सी अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन I1 है, ठीक है। सो दिस इंस्ट्रक्शन I1 कैन स्टार्ट फेचिंग हियर। तो सबसे पहले ये फेच यहाँ पर स्टार्ट करेगा, इट विल डिकोड हियर, इट विल कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस हियर एंड इट विल एग्जीक्यूट हियर। देन योर इंस्ट्रक्शन I2 कैन स्टार्ट फेचिंग हियर, इट विल स्टार्ट डिकोडिंग हियर, इट विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव एड्रेस, इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग हियर। Then your instruction I3, it will start fetching here, it will start decoding here, it will start calculating the effective address here, it will start executing the here. And then your instruction I4, it will start fetching here, decoding here, calculating the effective address and it will finish executing here. तो यहाँ पर अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँगा फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, इस एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए विथ पाइपलाइनिंग to execute 4 instruction, how much time will it will take? अगर हमें 4 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक रफली 6 और 7 क्लॉक साइकिल्स, इट विल टेक रफली 7 क्लॉक साइकिल्स, ठीक है। अब ये देखो 7 क्लॉक साइकिल्स आई कैसे? कैन वी कैलकुलेट अ फॉर्मूला फॉर दिस? क्या इसके लिए हम कुछ फॉर्मूला इवेल्युएट कर सकते हैं? कैन वी फाइंड आउट अ फॉर्मूला कि ये 7 क्लॉक साइकिल कैसे आई यहाँ पर, ठीक है।
देखो हियर यू कैन सी ये जो प्लेसेस है वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दीज प्लेसेस एट ऑल, ये सभी प्लेसेस को हम यहाँ पर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट वन थिंग कि जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो जो सबसे पहला आपके पास यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, सो फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन I1, इंस्ट्रक्शन I1 का जो आउटपुट है इट विल टेक रफली 4 क्लॉक साइकिल टू गेट द आउटपुट, आपको रफली 4 क्लॉक साइकिल लगेगी इसका आउटपुट लेने के लिए। बट देन एवरी अदर इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन I2 है, इट विल टेक 1 क्लॉक साइकिल टू गेट द आउटपुट ऑफ इंस्ट्रक्शन I2। जैसे I2 का इंस्ट्रक्शन आउटपुट जो है T4 पे आ रहा है, I3 का T5 पर आ रहा है, I4 का T6 पर आ रहा है। सो रफली यू कैन सी कि यहाँ पर ये जो 7 है, इस 7 को आप कैसे ब्रेकआउट कर सकते हैं। जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो 4th क्लॉक साइकिल पर आएगी, उसके बाद जितनी भी आपकी 3 इंस्ट्रक्शंस बची हैं, all of these 3 instructions will come after 1 clock cycle. That is why it took a total of 7 clock cycles to execute. Okay. Now if I extend this value, if I can say to execute total of n instructions, अगर आपको total n instructions को execute करना है, in that case it will take roughly 4 into n clock cycles without pipelining. कितना टाइम लगेगा without pipelining में? 4 into n clock cycle. लेकिन विद पाइपलाइनिंग अगर आपको n इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, टू एग्जीक्यूट n इंस्ट्रक्शंस हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा? पहली इंस्ट्रक्शन को फिनिश होने के लिए 4 क्लॉक साइकिल लगेगी और बाकी जितनी भी n-1 इंस्ट्रक्शंस बची है उन सबको यहाँ पर 1 क्लॉक साइकिल लगेगी। सो रफली इट विल टेक n+3 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट n इंस्ट्रक्शंस। कितना टाइम लगा यहाँ पर? n+3 क्लॉक साइकिल। सो अर्लियर इट वाज 4 into n, नाउ इट इज़ n+3। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो आपका स्पीड अप है, व्हाट इज़ योर स्पीड अप? व्हाट इज़ योर स्पीड अप? स्पीड अप कितना हुआ यहाँ पर? दैट इज़ 4 into n डिवाइड बाय n+3। देखो स्पीड अप कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर कि टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट विदाउट पाइपलाइनिंग, time taken to execute without pipelining divide by time taken to execute with pipelining। ठीक है, टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट विद पाइपलाइनिंग। तो रफली आपको दो चीज़ें यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट 2 सिंपल थिंग्स हियर। आपको 2 चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। देखो स्पीडअप का एक्चुअली मीनिंग क्या है? सो वेन एवर यू डू सम टास्क, लेट अस सपोज कि आप कुछ काम कर रहे थे बिना किसी मशीन के और आपने एक नई मशीन को बाय कर लिया, एंड आफ्टर बाइंग दिस मशीन आपका जो टाइम लगा है काम को फिनिश करने के लिए दैट इज़ रिड्यूस। सो यू कैन से कि इस मशीन का आने से मुझे 2 गुना कम टाइम लगने लगा, या फिर ये मशीन आने से मुझे 3 गुना कम टाइम लगने लगा। दिस इज़ व्हाट वी से अबाउट स्पीडअप। ये लेमैन की लैंग्वेज में ये है स्पीडअप का मतलब कि आपको कितना टाइम कम लगा, कितना आपको बेनिफिट हुआ, कितना स्पीडअप मिला, कि आपकी यानी कि आपका जो काम है वो कितनी ज़्यादा स्पीड से होने लगा। जैसे आप पहले कह सकते थे कि मुझे भाई मैं पहले इस काम को करने के लिए मुझे 1 घंटा लगता था, लेकिन अब मुझे इस काम को करने के लिए सिर्फ आधा घंटा लगता है। यानी कि मेरा काम कितना तेज़ हो गया? मेरा काम 2 गुना तेज़ हो गया, राइट? माई वर्क बिकेम फास्टर बाई 2 times। सो दिस इज़ वट वी कॉल अबाउट टॉक अबाउट, दिस इज़ वट वी से अबाउट स्पीडअप, राइट? तो यहाँ पर स्पीडअप कितना आपके पास? 4 into n डिवाइड बाई n+3। तो 4 into n डिवाइड बाई n+3। ठीक है, अब हमारे पास पाइपलाइनिंग का गोल क्या है? गोल ऑफ पाइपलाइनिंग, पाइपलाइनिंग का गोल क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ पाइपलाइनिंग? तो वो गोल ऑफ पाइपलाइनिंग इज वेरी वेरी सिंपल। द गोल इज दैट वी वांट टू मेक CPI इज इक्वल टू 1, यानी कि CPI मीन्स साइकिल पर इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू 1, यानी कि हम हर एक इंस्ट्रक्शन को रफली 1 क्लॉक साइकिल पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। वी वांट टू मेक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू 1। क्या करना चाहते हैं? साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू 1। ठीक है, अंडरस्टूड? इतना क्लियर है सभी के साथ एज ऑफ नाउ? ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट कि हम साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन को 1 कर सके। अब देखो साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन 1 का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वैल्यू? तो यहाँ पर आपने चेक किया कि विद पाइपलाइनिंग हमें n इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लग रहा था? दैट इज n+3।
n इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें टोटल n+3 क्लॉक साइकिल्स लग रही थी, n+3 क्लॉक साइकिल्स। अगर हमें CPI इज इक्वल टू 1 करना है, टू मेक CPI इज इक्वल टू 1, what we have to do is we have to make n tending to infinity. I mean to say, I can say limit n tending to infinity n+3. तो ये जो वैल्यू है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+3, सो दिस वैल्यू शुड बी एक्चुअली इक्वलेंट टू n ओनली। ये जो वैल्यू है रफली n के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज दिस वैल्यू 3 इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू n। तो यानी कि उस केस में हम एक क्लॉक साइकिल पे एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एंड सेकेंडली ये जो स्पीड अप है यहाँ पर, सो वट एवर स्पीड अप दैट वी हैव, सो इफ़ यू पुट n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सो इफ आई से वी हैव लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 into n डिवाइड बाई n+3, तो ये जो पूरा आपका स्पीड अप है, दिस स्पीड अप विल बी अप्रॉक्सीमेटली 4, और कैन से यू कैन अचीव अ स्पीड अप ऑफ 4 टाइम्स। आप यहाँ पर अपने काम को 4 गुना स्पीड अप को कर सकते हैं। CPI में साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कितनी साइकिल लग रही है। तो पाइपलाइनिंग का गोल क्या है कि हम चाहते हैं कि हमें एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए रफली सिर्फ एक क्लॉक साइकिल लगे, एक क्लॉक साइकिल से ज़्यादा ना लगे। वी विल बी एबल टू फिनिश वन इंस्ट्रक्शन इन 1 क्लॉक साइकिल यूजिंग पाइपलाइनिंग। दिस इज व्हाट वी वांट। ठीक है, तो ये ही जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट था, दिस वाज द कॉन्सेप्ट दैट वाज यूज्ड बाय हेनरी फोर्ड। तो ये सेम कॉन्सेप्ट जो है हेनरी फोर्ड ने यूज़ किया। तो हेनरी फोर्ड से पहले हम लोग क्या करते थे कि हर एक जो इंडिविजुअल है वो एक गाड़ी को एक बार बनाता था। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। सो बिफोर हेनरी फोर्ड, राइट, एंड दिस इज आफ्टर हेनरी फोर्ड, राइट, आफ्टर हेनरी फोर्ड। वही बात होगी, पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूँ। पहले मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे दूर भागती थी, अब मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे पास आती है, राइट, ऐसा कुछ कह सकते हैं, राइट। तो बिफोर हेनरी फोर्ड एंड आफ्टर हेनरी फोर्ड। तो बिफोर हेनरी फोर्ड क्या था कि सबसे पहले अगर हम बोलते हैं कि इट टुक 1 वीक टू बिल्ड 1 कार, 1 वीक टू बिल्ड 1 कार, ठीक है। तो उस केस में क्या होता था कि हम लोगों को अगर 1000 कार्स बिल्ड करनी है, इफ़ वांट टू बिल्ड 1000 कार्स, दैट मीन्स इट विल टेक 1000 वीक्स टू बिल्ड 1000 कार। तो यानी कि 1000 वीक्स का मतलब है कि 1000 कार्स को बिल्ड करने के लिए हाउ मेनी मंथ्स इट विल टेक, नंबर ऑफ मंथ्स, तो कितने मंथ्स आपको लगेंगे, राइट। सो दैट विल टेक रफली 1000 डिवाइड बाय 4 वीक्स, बिकॉज एक मंथ में रफली 4 वीक्स होते हैं, राइट, एंड वी आर जस्ट इग्नोरिंग सैटरडेज एंड संडेज। तो बिकॉज फॉर टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल, तो आई एम गोइंग टू से कि हम लोग रफली यहाँ पर 250 मंथ्स के अंदर हम लोग 1000 कार्स को बिल्ड कर सकते थे। सो दैट मीन्स अगर हम 250 मंथ्स के अंदर बिल्ड करते हैं तो कितने ईयर्स लगेंगे, हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक 250 डिवाइड बाई 12। सो रफली यू कैन सी देयर आर 12 to 13 ईयर्स, आपको 12 से 13 साल लगेंगे 1000 कार को प्रोड्यूस करने के लिए। इट विल टेक 12 to 13 ईयर्स। बट आफ्टर हेनरी फोर्ड ने क्या किया कि उसने पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया। सो टू बिल्ड फर्स्ट कार, तो फर्स्ट कार को बिल्ड करने के लिए इट टुक हिम 1 वीक, एंड देन फॉर एवरी अदर कार, जो भी आपकी हर एक कार है उसको बिल्ड करने के लिए उसको रफली 1 दिन लगा। सो इट टुक 1 डे। सो बेसिकली टू बिल्ड दीज 1000 कार्स इट टुक हिम 1 वीक, विच इज़ बेसिकली 7 days, प्लस इट टुक हिम 999 days, तो रफली जो हो गया 1006 days। और अगर आप इसको ईयर्स में कैलकुलेट करेंगे, so this will be equal to 1006 divided by 365, which is roughly 2.5 years। तो बेसिकली उसने 12 से 13 साल का जो काम है वो 2 से 3 साल के अंदर वो काम उसने फिनिश कर दिया। सो दैट इज़ वाई ही बिकम वेरी फेमस। और इससे क्या हुआ कि जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट है टू बिल्ड द कार, दैट वाज आल्सो रिड्यूस्ड, एज वेल एज द टोटल स्पीड इन विच यू कैन बिल्ड द कार, that is also improved. So this is what Henry Ford did, and this is how he revolutionized the entire car industry. Nowadays that is why it is used everywhere else. ठीक है, इतना क्लियर है। Anyways, तो let us do this question. तो मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर गेटेड क्वेश्चंस हैं, so that I can also explain you the concept of pipelining. तो हम लोग इन क्वेश्चंस को चेक करेंगे, एंड मे बी यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द आंसर्स। आप सभी इंटेलिजेंट हैं और आप सभी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू।
Please try to solve this one and try to find out the number of clock cycles needed to perform 5 instructions. हमें अगर 5 इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करना है तो कितनी क्लॉक साइकिल्स यहाँ पर लगेगी. तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज अ गेट 1999 क्वेश्चन. तो ये जो है ये क्वेश्चन आपका गेट 1999 का क्वेश्चन है. तो यू कैन डू इट. आई होप दैट यू कैन डू इट. So this is clock cycle number. This is T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18 and so on. ठीक है. तो यहाँ पर ये कैसे काम करेगा, हाउ दिस विल वर्क. सो वी हैव टू एग्जीक्यूट 5 इंस्ट्रक्शंस. हमें यहाँ पर 5 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है. एज्यूमिंग दिस इज़ I1, दिस इज़ इंस्ट्रक्शन I2, दिस इज़ इंस्ट्रक्शन I3, दिस इज़ I4 एंड दिस इज़ I5. दिस सेट जो इंस्ट्रक्शन I1 है वो फेच करने के लिए 1 क्लॉक साइकिल का लेगा. सो इट विल फेच हियर, राइट. देन इंस्ट्रक्शन I1 विल टेक 2 क्लॉक साइकिल्स टू डिकोड. तो यहाँ पर इन दोनों क्लॉक साइकिल्स में ये डिकोड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा. Then it will take 1 clock cycle to execute. Then it will take 1 clock cycle to perform the write operation. तो write operation को perform करने के लिए it will take 1 clock cycle. Okay. Then your second instruction, अब because हम लोग पाइपलाइनिंग का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जिस समय पर fetching का phase finish हो अवेलेबल है, when the fetching phase is available, then only this I2 can execute, it can start fetching. तो I2 जो है T2 पर fetching start कर सकता है. आफ्टर दिस इट विल टेक 2 क्लॉक साइकिल्स टू डिकोड. यानी कि ये जो डिकोडिंग है वो यहाँ पर ही स्टार्ट कर पाएगा, बिकॉज जो डिकोडर है इट इज़ करंटली यूज्ड बाय इंस्ट्रक्शन I1. तो यहाँ पर ये डिकोड नहीं कर सकता. इट कैन ओनली स्टार्ट डिकोडिंग एट द क्लॉक नंबर T4 एंड T5 एंड देन इट कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एट T6. तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करेगा T6 और T7 पे. इट कैन स्टार्ट राइटिंग बैक एट T8. अब जो I3 है, I3 फर्स्ट ऑफ ऑल I3 विल टेक 2 क्लॉक साइकिल्स टू फेच. तो I3 को यहाँ पर 2 क्लॉक साइकिल्स लगी फेच करने के लिए. इट विल टेक 1 क्लॉक साइकिल टू डिकोड. लेकिन डिकोड जो है वो सिर्फ यहाँ पर कर पाएगा, बिकॉज करंटली T5 पर जो डिकोडर फेज है दैट वाज करंटली बीइंग यूटिलाइज्ड बाय I2. I2 ने डिकोड फेज को यूटिलाइज किया हुआ है. एंड देन इट कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग ओनली आफ्टर T8. तो इसको एग्जीक्यूटिंग में 3 साइकिल्स लगेगी. इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग हियर. देन इट कैन स्टार्ट राइट ओनली इन T11 एंड T12. आफ्टर दिस जो आपकी T4 है, T4 विल टेक 1 क्लॉक साइकिल्स टू फेच. तो ये यहाँ पर फेच स्टार्ट करेगा. इट विल टेक 3 क्लॉक साइकिल्स टू डिकोड. तो इसका जो डिकोड फेज है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा, राइट. इट विल टेक 2 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट. तो एग्जीक्यूशन यहाँ पर होगा, राइट. इट विल टेक 1 क्लॉक साइकिल्स टू राइट. तो 1 क्लॉक साइकिल यहाँ पर लगेगा. एंड देन योर T5, जो T5 है इट विल टेक 1 क्लॉक साइकिल टू फेच. इट विल टेक 2 क्लॉक साइकिल्स टू डिकोड. लेकिन वो यहाँ पर डिकोड नहीं कर सकता, बिकॉज करंटली डिकोडर इज यूटिलाइज बाय I4. इट कैन डिकोड हियर. देन इट विल टेक 1 क्लॉक साइकिल टू एग्जीक्यूट. सो इट कैन ओनली एग्जीक्यूट हियर. देन अगेन इट विल टेक 2 क्लॉक साइकिल्स टू राइट बैक. तो राइट बैक यहाँ पर करेगा. तो रफली अगर आप चेक करेंगे ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन दे विल टेक 15 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट एंड परफॉर्म दिस टास्क. तो सबको जो है रफली यहाँ पर 15 क्लॉक साइकिल्स लगेगी एग्जीक्यूट करने के लिए और इस टास्क को फिनिश करने के लिए. सो आई होप इट इज़ क्लियर. इतना सभी के साथ क्लियर होगा मेरे प्यारे मित्रों. ठीक है. तो दिस वे यू कैन सॉल्व इट. तो कुछ नया सीखने को मिला होगा आज, और आज की आपकी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ आई होगी, कुछ रौनक आई होगी. तो रौनक आई है तो बहुत अच्छी बात है. तो चलो रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर दिस. कंपेयरिंग द टाइम T1 टेकन फॉर अ सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑन पाइपलाइन CPU with time taken T2 taken on a non-pipeline but identical CPUs, we can say that which of the following. तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर A इज़ रॉन्ग. ऑप्शन नंबर A जो है वो बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर C भी गलत है. ठीक है. तो ये जो दोनों ऑप्शंस हैं वो गलत हैं. अब सही ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे मित्रों? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B. ऑप्शन नंबर B इज़ राइट. क्योंकि आपने एक चीज़ यहाँ पर ध्यान नहीं दी, दैट वी हैव सिंगल इंस्ट्रक्शन, वी आर नॉट एग्जीक्यूटिंग मोर देन 1 इंस्ट्रक्शन. अगर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होती तो मे बी इट कुड हैव टेकन लेस टाइम,
बट वी हैव सिंगल इंस्ट्रक्शन, तो हमारे पास यहाँ पर एक ही इंस्ट्रक्शन है। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पर नोट करने के लिए, देखो यहाँ पर बी ऑप्शन क्यों सही रहेगा, वाई वी हैव बी ऑप्शन। देखो जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास एक नॉन पाइपलाइन सिस्टम होता है, ठीक है, तो आपके पास जो नॉन पाइपलाइन सिस्टम होता है, सो व्हाट वी डू इन द नॉन पाइपलाइन सिस्टम, यहाँ पर आपके पास जो फेजेस हैं, जैसे ये आपके पास फेच फेज है, राइट, दिस इज़ योर डिकोड फेज। लेट मी डू वन थिंग, इसको मैं डायग्राम से ही शो करता हूँ, लेट मी ऑल्सो शो यू द विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो राइट, तो दिस इज़ योर नॉन पाइपलाइन सिस्टम। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका एक नॉन पाइपलाइन सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास यू हैव अ सर्किट टू डू इंस्ट्रक्शन फेच, you have a circuit to do instruction decode, operand fetch, and you have a circuit to do execution, you have a circuit to do write back। तो जो आपका नॉन पाइपलाइन सिस्टम है विदाउट पाइपलाइनिंग, इन सभी स्टेजेस के बीच में वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ मेमोरी व्हाट्सोएवर। जैसे यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ से जो डेटा यहाँ पर पास करेगा, यहाँ से डेटा यहाँ पर पास करेगा, तो हमें कहीं पर भी मेमोरी में स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन यू हैव टू यूज़ पाइपलाइनिंग, तो पाइपलाइनिंग के केस में हमें इनके बीच में कुछ स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि ये कुछ जो डेटा है, रिजल्ट हैं इंस्ट्रक्शंस का, वो अपने अंदर स्टोर कर सके। ठीक है, अब ये स्टोरेज की ज़रूरत क्यों है? तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन हमने किया था, दिस क्वेश्चन हियर, दिस क्वेश्चन वाज द आंसर व्हाई वी नीड अ स्टोरेज। ठीक है, लेट मी अगेन कम बैक हियर, अगर वो डायग्राम मुझे मिल सकता है तो ना, उतना मैं पीछे नहीं जा सकता। सो हियर यू कैन सी दिस वाज द एग्जांपल वेयर वी नीड अ स्टोरेज, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन टाइम है, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स दे विल टेक टू डिकोड एंड टू एग्जीक्यूट, दैट इज़ डिफरेंट। तो अगर आपने यहाँ पर याद होगा, इफ़ यू रिमेंबर इट, इफ़ यू चेक दिस वन हियर, तो आपको पता होगा, तो कई बार क्या हो रहा था कि हमारा जो प्रोसेसर है, राइट, इट वाज डिकोडिंग लाइक दिस, और कई समय पर हम लोग यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे थे, इट वाज अ स्टॉल कंडीशन दैट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दोज पोजीशन। सो अगर आपको याद हो तो वी हैव डन समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पर फेच किया, उसके बाद इन दोनों फेज में कुछ नहीं किया, इट स्टार्ट डिकोडिंग हियर। तो यहाँ पर फेच करने के बाद ये जो दो फेज है जहाँ पर मैंने एक्स मार्क किया था, वेयर वी हैव मार्क एस, इन दैट केस, तो जो आपने फेच करने के बाद जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को हमें स्टोर करने के लिए वी नीड रजिस्टर्स, कि फेच करने के बाद जो भी रिजल्ट है उसको हम रजिस्टर के अंदर यहाँ पर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड रजिस्टर्स इन बिटवीन, हमें वहाँ पर रजिस्टर्स की ज़रूरत है, विदाउट रजिस्टर्स हम उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि अगर आपको सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, इफ़ यू ओनली हैव टू एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन, तो आपका जो नॉन पाइपलाइन सिस्टम है, तो जो नॉन पाइपलाइन सिस्टम है वहाँ पर हमें किसी भी रजिस्टर को यूज़ नहीं करना, राइट। So you can have a circuit to perform a fetch operation, you can have a circuit to perform a decode operation, you can have a circuit to perform execution operation, you can have a circuit to perform write back operation। तो जो डेटा है हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे पास कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपका पाइपलाइन सिस्टम है, तो उस पाइपलाइन सिस्टम के अंदर आफ्टर द फेच ऑपरेशन यू नीड सम रजिस्टर, सो दैट मीन वाइल इफ यू नीड टू स्टोर द डेटा ऑफ फेच, वी कैन स्टोर दैट इन द रजिस्टर। After this decode, you need some register to store the data. After this, you need execution. You need some register to store the result of execution. After this, we need some register to store for write back and so on. तो basically, जो आपका pipeline system है, in that pipeline system, you need some register to store the intermediate results. तो जो भी आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको स्टोर करने के लिए हमें रजिस्टर्स चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दीज रजिस्टर्स, तो जो टोटल टाइम है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का, वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में देवर आस्किंग कि T1 टाइम टेकन फॉर अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, तो ये जो लाइन है, दिस वाज द लाइन दैट यू हैव मिस्ड, तो ये लाइन आपने मिस की है यहाँ पर। ओके, सो दिस वाज द लाइन दैट यू हैव मिस्ड। तो यहाँ पर यू ओनली हैव टू एग्जीक्यूट अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। तो अगर आपको सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, तो पाइपलाइनिंग में बिकॉज ऑफ दीज रजिस्टर्स इट इज़ गोइंग टू टेक मोर टाइम, बिकॉज योर सर्किट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स, एंड विदाउट पाइपलाइनिंग इट विल बी बेटर, इट विल बी वेरी फास्ट। सो दैट इज़ वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट माई डियर फ्रेंड्स। तो बेसिकली अगर दो इंस्ट्रक्शंस होती है, देन इट विल डिपेंड कि इंस्ट्रक्शंस का जो एग्जीक्यूशन साइकिल है वो क्या है, हाउ मच टाइम विल टेक। बट अदरवाइज दो इंस्ट्रक्शन में जनरली फॉर मोर देन 2 और मोर इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन परफॉर्म्स बेटर। ठीक है, तो लेट मी डू वन थिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस क्वेश्चन राइट नाउ, बिकॉज इसके लिए आई हैव टू एक्सप्लेन यू कि पाइपलाइन में बॉटल नेक क्या होता है, व्हाट इज द बॉटल नेक ऑफ अ पाइपलाइन प्रोसेसर। सो एनीवेज
Please look at this question here. So we have 4-stage pipeline that has delays 150, 120, 160 and 40 nanoseconds respectively. Registers that are used between the stages have a delay of 5 nanoseconds each. Assuming that the constant clock rate that the total time taken to process 1000 data items on this pipelining will be. So do one thing, instead of executing this first, let's try to do this. तो इसको करो उससे पहले I think that will be better to if you do this one first. Before that one, do this when I'll explain that. ठीक है. तो anyways, you can solve this question. आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. The answer of this question will be, I believe, इस क्वेश्चन का जो आंसर है that should be 13. तो इसका जो आंसर है वो 13 होना चाहिए if I'm right. और let me check कि I think the answer should be 13 for this problem and you can verify. तो हम लोग कल इसका आंसर आपको देंगे. ठीक है. The answer of this problem is 13. Please do it. I'll discuss this in the next class tomorrow. कल की क्लास में मैं इसको डिस्कस करूँगा. ठीक है. Bye bye. Take care to all of you. Good night. Have fun.